बिहार में इस समय विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं और इसी क्रम में सभी दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों के साथ साथ उनके लिए प्रचार करने और कैंपेनिंग करने वाले नेताओं की भी सूची तैयार की जा रही है। वहीं एक तरफ यात्रा पॉलिटिक्स हो रही है तो दूसरी ओर उपचुनाव की तैयारी। ऐसे में क्या है 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की पॉलिटिकल तैयारी और किस दल की ओर से किस सीट पर अपने कौन से प्रत्याशी पर दांव लगाया गया है, ये मैं आज आपको बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल बीते 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार समेत कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। वहीं इसी क्रम में बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है, जिसके चलते बिहार का सियासी पारा इस समय काफी हाई है। गौरतलब है कि इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वजह यह है कि 2020 में यहां के जो विधायक चुने गए थे वो सभी के सभी अब अलग अलग जगहों से सांसद चुन लिए गए हैं और ऐसे में उनके विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा सीट से 2020 में विधायक चुने गए आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। वहीं इमामगंज से विधायक रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम के जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं रामगढ़ सीट से आरजेडी विधायक रहे सुधाकर सिंह ने बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता और संसद पहुंचे। और वहीं तरारी की यदि हम बात करें तो तरारी विधानसभा सीट से सीपीआई एमएल के विधायक रहे सुदामा प्रसाद ने आरा लोकसभा सीट पर इस बार जीत हासिल की और सांसद चुने गए। वहीं यदि इन 4 सीटों की यदि हम बात करें तो इस चुनाव से नीतीश सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन के लिए ये सीटें काफी महत्व रखती हैं। तो चलिए अब बारी बारी इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर और करीब से नजर डालते हैं और साथ ही इन सीटों पर उतरने वाले उम्मीदवारों और यहां की जातीय समीकरण को भी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलागंज विधानसभा सीट की। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलागंज विधानसभा सीट पर 2020 में आरजेडी का कब्जा हुआ था। वहीं इस बार आरजेडी की इस सीट पर पूरी मुस्तैदी के साथ पुनः कब्जा करने की तैयारी है। आरजेडी ने इस सीट पर इस बार विश्वनाथ कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं उनके विरुद्ध जेडीयू ने एनडीए की ओर से बेलागंज से मनोरमा देवी को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं बेलागंज विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को यदि हम देखें तो यहां पर MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण काफी मजबूत स्थिति में नजर आता है। दरअसल बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,87,000 मतदाता हैं, जिनमें से 70,000 यादव, 5,000 ब्राह्मण, 20,000 भूमिहार, 15,000 राजपूत, कोयरी दांगी 25,000, बनिया 10,000, अनुसूचित जाति के 50,000, अत्यंत पिछड़ी जाति के 10,000, अन्य पिछड़ी जाति के 20,000 और मुस्लिम वोटर्स यहां पर 62,000 की संख्या में है। यानी गौर करें तो इस सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है और वो निर्णायक भूमिका में भी हैं। ऐसे में यहां जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए प्रशांत कुमार की पार्टी जन सुराज ने इस सीट पर होने वाले सीधे मुकाबले में सेंधमारी करने के इरादे से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इसी क्रम में इमामगंज विधानसभा सीट की भी बात करते हैं तो इमामगंज विधानसभा सीट से आरजेडी ने रोशन कुमार मांझी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वहीं एचएएम ने यहां पर दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात करें तो जनसुराज की ओर से इमामगंज सीट से डॉक्टर जितेंद्र पासवान पर दांव लगाया गया है। गौरतलब है कि पिछले तकरीबन 24 सालों से इमामगंज सीट एनडीए की सुरक्षित सीट मानी जाती है। वहीं सीट के जातिगत समीकरण को यदि हम देखें तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा भुइयां और मांझी समाज के लोगों की आबादी है। वहीं आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा सीट
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, इसलिए यहां पर दांगी और कुशवाहा समाज का वोट भी निर्णायक भूमिका में नजर आता है। इसके बाद बारी आती है कैमूर के रामगढ़ विधानसभा सीट की। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से दोनों प्रमुख दल यानी आरजेडी और एनडीए की नेतृत्व करने वाली बीजेपी ने राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आरजेडी के टिकट पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के टिकट पर पूर्व विधायक अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में आपको यह भी बता दें कि जन सुराज पार्टी ने रामगढ़ से कुशवाहा कैंडिडेट सुशील कुशवाहा पर अपना दांव खेला है, जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। वहीं इस सीट से बसपा ने यादव जाति पर दांव खेलते हुए पिंटू यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं। वहीं गौरतलब है कि यादव, रविदास और मुस्लिम समाज के लोग यहां पर प्रमुख संख्या में हैं। यहां के उम्मीदवारों की किस्मत यही तय करते हैं। ऐसे में रामगढ़ सीट में उपचुनाव का मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है। वहीं अब बारी आती है भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट की, जो कि इस उपचुनाव की चौथी विधानसभा सीट है। एनडीए गठबंधन में रामगढ़ के साथ साथ ये सीट भी बीजेपी के पास है और यहां से बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए बाहुबली सुशील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। विशाल प्रशांत तरारी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। दरअसल सुनील पांडे की छवि सियासी रूप से यहां बहुत अच्छी नहीं है। सुनील पांडे पर बाहुबली होने का ठप्पा लगा है और इसी के चलते बीजेपी ने सियासी रणनीति का ख्याल रखते हुए उनके बेटे विशाल प्रशांत को तरारी सीट का टिकट दिया है, ताकि उन पर कोई सवाल न उठ सके। वहीं सीपीआई-एमएल ने इस सीट पर राजू यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब बारी आती है भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट की। यानी तरारी विधानसभा सीट भी उन्हीं 4 विधानसभा सीटों में शामिल है जिनमें हम बात कर रहे थे कि यहां उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से यह सीट भी बीजेपी के पास है। वहीं तरारी सीट से टिकट मिलने के बाद सुनील पांडे के समर्थकों में काफी खुशी है। वहीं विशाल प्रशांत लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लंबे समय से यह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं तरारी विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं तरारी सीट के जातिगत समीकरण की यदि हम बात करें तो इस सीट पर भूमिहार जाति की सबसे अधिक आबादी है। यहां तकरीबन 65,000 भूमिहार वोटर्स हैं। वहीं दूसरे स्थान पर यहां ब्राह्मण वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वहीं राजपूत वोटर्स की संख्या लगभग 20,000 है। इसके अलावा पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की आबादी 45 से 50,000 के बीच है। इसके अलावा यादव वोटर्स यहां 30,000, बनिया 25,000, कुशवाहा 15,000 और मुस्लिम वोटर्स लगभग 20,000 की संख्या के आसपास हैं। वहीं इस वोट बैंक के लिहाज से यदि हम देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई यहां पर कांटे की होने वाली है। वहीं इस समीकरण के हिसाब से जनसुराज को तरारी विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट को बदलने की भी नौबत आ सकती है। वहीं गौर करने वाली बात है कि इस बार होने वाले विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में इस बार की टक्कर काफी जोरदार होने वाली है। वहीं इस उपचुनाव में एक तरीके से चुनावी मैदान पर प्रशांत किशोर के जनसुराज का फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है। ऐसे में जहां यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के उतारे हुए सिपाही इस उपचुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर टाएं टाएं फिस हो जाएंगे? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बिहार की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।